बीमारी मुबारक पार्ट 2। उनमें कई निकम्मे बेशरम आदमी भरे हुए थे जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटी खाते थे। मिस्त्री ने कई दूसरे कारखानों में मरम्मत का काम उठा लिया था। रोज किसी न किसी बहाने से खिसक जाता था। फायरमैन और मशीनमैन दिन को झूठ मूठ चक्की की सफाई में काटते थे और रात के काम करके ओवर टाइम की मजदूरी लिया करते थे। दीनानाथ जरूर होशियार और तजुर्बेकार आदमी था, मगर उसे भी काम करने के मुकाबले में, जी हाँ, रटते रहने में ज़्यादा मज़ा आता था। रघुनाथ ने कारखाने में पहुंचते ही साफ शब्दों में कह दिया कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगाकर काम करना होगा। मैं इस महीने में काम देखकर सबकी तरक्की करूंगा, मगर अब टाल मटोल का गुजर नहीं। जिन्हें मंजूर ना हो वो अपना बोरिया बिस्तर संभाले। और फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, भाई साहब, मुझे खूब मालूम है कि आप होशियार और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। आपने अब तक यहाँ का जो रंग देखा वही अख्तियार किया है, लेकिन अब मुझे आपके तजुर्बे और मेहनत की ज़रूरत है। पुराने हिसाबों की जांच पड़ताल कीजिए। बाहर से काम मेरा जिम्मा है, लेकिन यहाँ का इंतजाम आपके सुपुर्द है। जो कुछ नफ़ा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि पिताजी के अनुपस्थिति में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊं। इस मुस्तैदी और चुस्ती का असर बहुत जल्दी कारखाने में नज़र आने लगा। रघुनाथ ने खूब इश्तिहार बंटवाए। उसका असर यह हुआ कि काम आने लगा। दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों को नियत समय पर और किफ़ायत से आटा मिलने लगा। पहला महीना भी खत्म न हुआ था कि रघुनाथ ने नई मशीन मंगवाई, थोड़े अनुभवी आदमी रख लिए। फिर क्या था, सारे शहर में इस कारखाने की धूम मच गई। रघुनाथ ग्राहकों से इतनी अच्छी तरह पेश आता कि जो एक बार उससे मुआमला करता हुआ हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता। कर्मचारियों के साथ उसका सिद्धांत था, काम सख्त और मजदूरी ठीक। करीब करीब सभी कारखानों का रंग फीका पड़ गया। उसने बहुत ही कम नफ़े पर ठेले ले लिए। मशीन को दम मारने की मोहलत न थी। रात और दिन काम होता था। तीसरा महीना खत्म होते होते उस कारखाने की शक्ल ही बदल गई। हाथे में घुसते ही ठेले और गाड़ियों की भीड़ नजर आती थी। कारखाने में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ था। बूढ़े लाला साहब धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक महीने के बाद वह रुक रुक कर कुछ बोलने लगे। डॉक्टर की सख्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी शांति की स्थिति में रखा जाए, मगर जब उनकी जबान खुली उन्हें एक दम को भी चैन न था। जानकी से कहा करते, सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। यह लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है, सारा काम अपने हाथ में ले रखा है। मैंने ताकीद कर दी थी कि दीनानाथ को मैनेजर बनाना, लेकिन उसने जरा भी परवाह ना की। मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद कर देगा। जानकी उनको संतावना देती कि आप इन बातों की आशंका ना करें। कारोबार बहुत खूबी से चल रहा है और खूब नफ़ा हो रहा, पर वह भी इस मामले में तुल देते हुए डरती कि कहीं लकवे का फिर हमला न हो जाए। हूँ हाँ कहकर टालना चाहती थी। रघुनाथ ज्यों ही घर में आता, लाला जी उस पर सवालों की बौछार कर देते, और जब वह टाल कर कोई दूसरा जिक्र छेड़ता तो बिगड़ जाते और कहते, जालिम, तू जीते जी मेरे गले पर छुरी फेर रहा है, मेरी पूंजी उड़ा रहा है। तुझे क्या मालूम कि मैंने एक एक कौड़ी की मशक्कत से जमा की है। तूने दिल में ठान ली है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठोकर खिलाए, मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज बनाए। रघुनाथ फटकार का कोई जवाब न देता, क्योंकि बात से बात बढ़ती है। उसकी चुप्पी से लाला साहब को यकीन हो जाता कि कारखाना तबाह हो गया है। एक रोज देवकी ने रघुनाथ से कहा, अभी कितने दिन और इन बातों को लाला जी से छिपाओगे?
रघुनाथ ने जवाब दिया, मैं तो चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए तो उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूँ। तब तक डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार 3 महीने पूरे भी हो जाएंगे। जानकी, लेकिन इसे छिपाने से क्या फायदा जब वे आटों पर इसी की रट लगाए रहते हैं। इससे तो चिंता और बढ़ती ही है, कम नहीं होती। रघुनाथ, मेरे कहने का तो उन्हें यकीन आ चुका। हाँ, दीनानाथ कहे तो शायद यकीन हो। जानकी, अच्छा तो कल दीनानाथ को यहाँ भेज दो, लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे। तुम्हें इन रोज रोज की डांट फटकार से तो छुट्टी मिल जाएगी। रघुनाथ, अब मुझे इन फटकारों का जरा भी दुख नहीं होता। मेरी मेहनत और योग्यता का नतीजा आंखों के सामने है। जब मैंने कारखाना आने हाथ में लिया था, आमदनी और खर्च का मिजान मुश्किल से बैठता था। आज 5 से का नफा है। तीसरा महीना खत्म होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका। शायद अगले महीने 2 महीने में पूरी कीमत अदा हो जाएगी। उस वक्त से कारखाने का खर्च 3 गुने से ज़्यादा है, लेकिन आमदनी 5 गुनी हो गई है। हजरत देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। कहाँ हाथे में उल्लू बोलते थे, एक मेज पर बैठे आप ऊँघा करते थे, एक पर दीनानाथ कान कुरेदा करता था। मिस्त्री और फायरमैन ताश खेलते थे। बस 2-4 घंटे चक्की चलती थी। अब दम मारने की फुर्सत नहीं है। सारी जिंदगी में जो कुछ न कर सके वह मैंने 3 महीने में कर दिखाया। इसी तजुर्बे और कार्रवाई पर आपको इतना घमंड था। जितना काम वह 1 महीने में करते थे उतना मैं रोज कर डालता हूँ। दूसरे रोज दीनानाथ उनको देखने के बहाने से लाला साहब के सेवा में उपस्थित हुआ। लाला जी उसे देखते ही तकिए के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछा, क्यों कारोबार सब तबाह हो गया कि अभी कुछ कसर बाकी है? तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया है, कभी बात तक न पूछी। कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद न थी। बहू ने मेरी तीमारदारी न की होती तो मैं मर ही गया होता। खैर, कारखाने का क्या हाल है? दिवाला होने में क्या कसर बाकी है? दीनानाथ ने ताज्जुब के साथ कहा, यह आपसे किसने कह दिया कि दिवाला होने वाला है? इस अरसे में कारोबार में जो तरक्की हुई है वो आप खुद अपनी आंख से देख लेंगे। लाला साहब व्यंग पूर्वक बोले, शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मनचाही तरक्की कर दी। अच्छा, अब स्वामी भक्ति छोड़ो और साफ बताओ। मैंने ताकीद कर दी थी कि कारखाने का इंतजाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, मगर शायद रघुनाथ ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। दीनानाथ, जी हाँ, मगर मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। वही इस काम के लिए ठीक भी थे। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया वह मुझसे हरगिज न हो सकता। लाला साहब, मुझे यह सुन कर हैरत होती है। बतलाओ, क्या तरक्की हुई? दीनानाथ, तफसील तो बहुत ज़्यादा होगी, मगर थोड़े में यह समझ लीजिए कि पहले हम लोग जितना काम 1 महीने में करते थे उतना अब रोज आता है। नई मशीन आई थी, उसकी आधी कीमत अदा हो चुकी है। वो अक्सर रात को भी चलती है। ठाकुर कंपनी का 5000 मन आटे का ठेका लिया था, वह पूरा होने वाला है। जगत राम बनवारी लाल से कमसिरियट का ठेका लिया है। उन्होंने हमको 500 बोरे महावर का बयाना दिया है। इसी तरह और फुटकर काम कई गुना बढ़ गया है। आमदनी के साथ खर्च भी बढ़े हैं। कई आदमी नए रखे गए हैं। मुलाजिमों को मजदूरी के साथ कमीशन भी मिलता है, मगर खालिस नफ़ा पहले के मुकाबले में 4 गुने के करीब है। लाला साहब ने बड़े ध्यान से यह बात सुनी। वह गौर से दीनानाथ के चेहरे की तरफ देख रहे थे। संदेहपूर्ण स्वर में बोले, दीनानाथ, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तो भी मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता, और अब जब अपनी आँखों से ना देख लूँ यकीन ना आएगा। दीनानाथ ने चले जाने के बाद लाला साहब कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे।
और फिर यकायक रामा से कहा, बग्घी मंगवाई। लाठी के सहारे बग्घी में आ बैठे और उसने अपने चक्की घर चलने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त था। कारखानों के मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले आते, मगर रघुनाथ के कारखाने में काम जारी था। बग्घी हाथे में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों की कतारें नजर आई। मालिक क्यारियों में पानी दे रहा था। ठेले और गाड़ियों के मारे बग्घी को निकलने की जगह न मिलती थी। जिधर निगाहें जाती थी, सफाई और हरियाली नजर आती थी। रघुनाथ ने मुहर्रिर के कुछ खातों का मसौदा लिख रहा था कि बूढ़े लाला जी लाठी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए। रघुनाथ फौरन उठ खड़ा हुआ और उन्हें हाथों का सहारा देते हुए बोला, आपने खबर क्यों न भेजा कि मैं आना चाहता हूँ? पालकी मंगवा देता, आपको बहुत तकलीफ हुई। यह कहकर उसने एक आराम कुर्सी बैठने के लिए खिसका दी। कारखाने के कर्मचारी दौड़े और उनके चारों तरफ बहुत अदब से खड़े हो गए। बूढ़े लाला साहब कुर्सी पर बैठ गए और बोरे के छत चूमने वाली ढेर पर नज़र दौड़ाकर बोले, मालूम होता है दीनानाथ सच कहता था। मुझे यहाँ कई नई सूरतें नज़र आती हैं। भला कितना काम रोज होता है? रघुनाथ, आजकल काम ज़्यादा आ गया था, इसलिए कोई 500 मन रोजाना तैयार हो जाता था, लेकिन औसत 250 मन का रहेगा। मुझे नई मशीन का कीमत अदा करनी थी, इसलिए अक्सर रात को भी काम होता है। लाला साहब, कुछ कर्ज लेना पड़ा? रघुनाथ, एक कौड़ी नहीं, सिर्फ मशीन की आधी कीमत बाकी है। लाला साहब के चेहरे पर इत्मीनान का रंग नजर आया। संदेह ने वह विश्वास को जगह दी। प्यार भरी आंखों से लड़के की तरफ देखा और करुण स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, मुझे माफ़ करो। मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमंड था, लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ। मुझे अब बहुत पहले इस काम से हाथ खींच लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। यह बीमारी बड़ी मुबारक है, जिससे तुम्हारी परख का मौका दिया और तुम्हें लियाकत दिखाने का। काश यह हमला 5 साल पहले ही हुआ होता। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नति दे। यही तुम्हारे बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। सो फ्रेंड्स, आप सब समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा। अब तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर लाइक कर दें, और एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी को पूरी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।